अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की अहम भूमिका रहेगी। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रहेगी। मथुरा से बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युद्ध स्तर पर सीएम योगी ताबड़तोड़ सम्मेलन करेंगे। यूपी की सीटों पर सीएम योगी की रहेगी अहम भूमिका। होली के तुरंत बाद आयोजित होगा कार्यक्रम। कई सारे लोगों के संग पार्टी की नीतियों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जल्दी से आपको सीएम योगी का कार्यक्रम भी बता दें, 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रहेगी। मथुरा से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। कई सारे लोगों के साथ सम्मेलन भी करेंगे। हर एक क्षेत्र में 3-3 जनसभाएं करेंगे। 27 मार्च को मेरठ और गाजियाबाद जाकर सम्मेलन करेंगे सीएम योगी। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में सम्मेलन है। साथ ही 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सम्मेलन करेंगे सीएम योगी। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर जाएंगे सीएम योगी। और सीएम योगी 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सम्मेलन करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे उत्तर प्रदेश में। कई सारी जगहों पर जिले जिले में जा जाकर सम्मेलन करेंगे। एक एक जिले को 3-3 बार सीएम योगी जाएंगे और वहां 3-3 सम्मेलनों का समय उन्होंने दिया है। बता दें कि उनके चुनाव अभियान की, प्रचार प्रसार के अभियान की शुरुआत मथुरा से होगी। यूपी की सभी सीटों पर सीएम योगी की अहम भूमिका रहेगी। होली के तुरंत बाद उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। होली तक का और इंतजार है। उसके बाद प्रचार प्रसार की शुरुआत हो जाएगी। कई सारे लोगों के साथ नीतियों को लेकर चर्चा भी करेंगे। साथ ही जल्दी से आपको बता दें, कार्यक्रम 27 मार्च को सम्मेलनों की शुरुआत होगी। हर एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे सीएम। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम पाठक हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम जी, जिस तरह से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो स्टार प्रचारक होंगे, उत्तर प्रदेश की हर एक सीट में उनकी अहम भूमिका होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल रिया, देखिए केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो कई सीटों पर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में मैच कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है और स्टार प्रचारकों की सूची में अगर आप देखें तो उनका नाम जो है वो शामिल है। और ये नाम केवल लोकसभा चुनाव में नहीं, इससे पहले के भी आप विधानसभा के चुनाव देखें, कई राज्यों के वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है वहां पे पार्टी की तरफ से भेजा गया है और साफ तौर पर चुनावी नतीजों में उसका फायदा भी पार्टी को देखने को मिला है। और पार्टी जानती है कि किस तरीके से लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है और उसका साफ तौर पर पार्टी जो है वो चुनावी फायदा उठाना चाहती है और इसीलिए स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जो है वो रखा जाता है। और अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी हर सीट पर, उत्तर प्रदेश की जो 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं, हर सीट पर वो जाएंगे और वहां पर जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो जो है प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और उन सब का मकसद होगा कि आने वाले चुनाव में पार्टी को बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिले, चुनावी जो नतीजे हैं वो बेहतर हों। क्योंकि लगातार पार्टी ने देखा है, जिन राज्यों में भी हमने देखा जहाँ पे चुनाव हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो या अन्य किसी भी राज्य का चुनाव हो, वहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अब उसमें शामिल होता है। और जब वो जाते हैं तो साफ तौर पर उसका एक असर देखने को मिलता है, लोगों के अंदर लोकप्रियता देखने को मिलती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, अपने बीच में देखना चाहते हैं। प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के लिहाज से, लेकिन सीएम योगी की डिमांड सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। उत्तराखंड से उनको बुलाया गया है, बोला गया है कि उनको भी शामिल किया जाए। दिल्ली में भी, अन्य जो बाकी राज्य है वहां भी सीएम योगी की डिमांड काफी ज्यादा है। रिया, देखिए मैंने पहले ही कहा कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां पर है जो सीटें हैं जहां पे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। क्योंकि फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर उभर कर आए हैं सामने। तो ऐसे में उसका साफ तौर पर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है और यही वजह है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी ऐसी सीटें जहाँ पर ऐसे समीकरण
काम कर सकते हैं, उनको लेकर अध्ययन किया गया है, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके आधार पर जो है पूरा जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा और वो वहां पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। पूरा मकसद होगा कि जो बीजेपी के वहां पे प्रत्याशी हैं उस सीट के, उनको जिताया जा सके, और केवल एक सीट ही नहीं जिस सीट पर वो जा रहे, बल्कि उस सीट के जरिए आसपास की सीटों पर भी सीधे तौर पर असर पड़े और जिसका साफ तौर पर चुनावी फायदा पार्टी को मिले। प्रियम, जिस तरह से अगर बात की जाए कि होली के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसने वाली है, चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत होली के बाद से होने वाली है, कुछ ही और दिनों का महज इंतजार है। अब ऐसे में जब होली के बाद चुनाव प्रचार प्रसार शुरू होगा तो सबसे पहले जो समय दिया गया है मथुरा को दिया गया है। मथुरा से चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे सीएम योगी, तो मथुरा को सबसे पहले समय की। प्रियम, रिया देखिए, साफ तौर पर चुनाव ऐसा नहीं कि पार्टी अब तैयार होने जा रही है या अब पूरी तरीके से चुनावी माहौल में उतरने जा रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनावी माहौल में रहती है, और जब चुनाव में कुछ एक साल पहले का ही वक्त की अगर आप बात करें तो उसके बाद से हमने देखा कि लगातार बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर, रणनीति बनाने का दौर जो है वो शुरू हुआ, और किस तरीके से चुनाव में जाना है, किस तरीके से माहौल बनाना है पार्टी के पक्ष में, सभी चीज़ें हमको देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, अब जो है होली के बाद से जो पार्टी के नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो अब जनता के बीच में नजर आएंगे और साफ तौर पर वहां पर जाकर वो माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और ये शुरुआत जो है वो मथुरा से होने जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा हर एक सीट पर उनकी जो है वो जनसभाएं होंगी। जिस चरणवार तरीके से चुनाव जिन जिन सीटों पर होना है उस लिहाज से उनका पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है, उसी के अनुरूप जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और पूरा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी जो भीड़ जुटती है, जिस तरीके से देखने के लिए लोग उनको जुटते हैं, लोग उनको अपने बीच में देखना चाह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखना होगा कि इस बार चुनावी में कितना पार्टी के वोटों में जो है वो कन्वर्ट होता है। लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के जाने से एक बड़ा फायदा उनको जो है वो अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए मिलेगा। प्रियम, 2019 लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल नहीं जीत पाए थे, क्या अब की बार प्रचार प्रसार में जो विशेष फोकस होगा उन 14 सीटों पर भी होगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने हर एक सीट को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जो है वो तैयारियां करी हैं, समीक्षा करी है और वहां पर जाना है। और खास तौर पर वो सीटें जिनको 2019 में नहीं जीत पाए, और वो सीटें जो 2014 में भी नहीं जीते थे, 19 में भी नहीं जीते, जबकि मोदी लहर मानी जा रही थी, बीजेपी की लहर मानी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन सीटों को क्यों नहीं जीते, तो वो क्या समीकरण थे या वो क्या वजह थी जिस वजह से हार पार्टी के प्रत्याशियों को वहां पर देखने को मिलते, उन सभी चीज़ों को जो है उसकी समीक्षा करी गई है, उसको देखा गया है और उन पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। चूंकि पार्टी का मनोबल इसलिए भी बढ़ा हुआ है चूंकि जो बाई इलेक्शन हुए थे अभी लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले, रामपुर लोकसभा सीट को लेकर और आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर, ये दोनों ही वो सीटें थी जो कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं उस जीत से पार्टी का और पार्टी के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि प्रियम जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चुनाव में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार और बढ़ता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा राजधानी लखनऊ से आ रही है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट का हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा लखनऊ से आ रही है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट असंवैधानिक हाईकोर्ट ने करार कर दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड अधिनियम को, इस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एजुकेशन एक्ट असंवैधानिक है, यूपी बोर्ड के तहत छात्रों को समायोजित किया जाए, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मदरसा शिक्षा को लेते हुए, ये एक्ट जो है मदरसा शिक्षा का, उसे असंवैधानिक हाईकोर्ट ने करार दे दिया है। इसको लेकर एक PIL दाखिल हुई थी, एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे प्रियम पाठक का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और बोला है कि यूपी बोर्ड के तहत ही मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को भी समायोजित किया जा सके, क्या मायने इस फैसले के और क्या कुछ बदलने वाला है इस फैसले के बाद? प्रियम।
देखिए, इस एक्ट को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करी गई थी, जिस पूरे मामले पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है इसमें मामले पर सुनवाई करी और लंबे समय तक इस मामले को लेकर सुनवाई चली। और जब सभी पहलुओं को देखा गया तो उसके बाद इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट बेंच है उसने कहा है कि यूपी मदरसा जो बोर्ड है वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो है धर्मनिरपेक्षता है और ये कहीं ना कहीं उसका खंडन करता है और इसलिए इसको रद्द किया जाए। और इसलिए हाईकोर्ट ने जो है अब इसको रद्द कर दिया है। और साफ तौर पर चूंकि लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो इस बोर्ड के अंदर जो है पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में उनके भविष्य का सवाल है, तो उनके लिए सरकार को निर्देश किया है कि उन्हें अन्य जो शिक्षा के माध्यम है, जो अन्य बोर्ड हैं उनके तहत उनको जो है उन बच्चों को समायोजित किया जाए। चूंकि ये जो एक्ट है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, यानी कि किसी भी धर्म को लेकर जो है यहाँ पे विशेष जो है प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं, तो उसका ये कहीं ना कहीं खंडन कर रहा था ये एक्ट। और इसी को लेकर इस एक्ट को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसको जब लंबे समय तक कोर्ट ने सुनवाई की इस पर, तब उसमें उसके जो पहलुओं को देखा गया तो उसमें पाया कोर्ट ने कि ये जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हालांकि मदरसा बोर्ड जो है यूपी मदरसा बोर्ड, उनका कहना है कि वो इसके लेकर अब एक अधिवक्ताओं की एक पैनल जो है वो तैयार करेंगे और वो देखेगा कि ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें कही गई हैं और उसको लेकर आगे वो क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके पास क्या कुछ कानूनी उपाय हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद में जो यूपी मदरसा बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द करने की मांग कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है कोर्ट की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं उनमें साफ तौर पर इस बात का आदेश कहा गया है कि इस यूपी मदरसा बोर्ड को जो है वो रद्द किया जाए और उसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अन्य जो बोर्ड है या यूपी शिक्षा जो परिषद के जो विद्यालय हैं जो उस स्तर के हैं उनमें उन बच्चों को समायोजित किया जाए। प्रियम, अगर जिस तरह से अगर आसान शब्दों में हाईकोर्ट के फैसले को समझना हो तो क्या माना जाए कि जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पाठ्यक्रम में क्या कुछ अंतर आएगा आसान शब्दों में? देखिए, उनके पाठ्यक्रम में अंतर नहीं आएगा, बल्कि उन बच्चों को दूसरे स्कूल जो अन्य बोर्ड के तहत चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उनमें समायोजित करने की बात करी गई है कि उन बोर्ड के बच्चों को जो है उस जो दूसरे जो बोर्ड हैं, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, उनके तहत उनको जो है वो शिक्षा जो है वो दी जाए, उनके जो एडमिशन है, जो दाखिले हैं वो उन स्कूलों में किए जाए, उनको समायोजित किया जाए। ये बोर्ड जो है वो फिलहाल रद्द करने का आदेश जो है वो कोर्ट ने जारी किया है और उसके तहत ये बोर्ड जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो इसके तहत जितने भी मदरसे जो संचालित हैं या जो विद्यालय संचालित हैं, यहाँ पर ये शिक्षा जो है वो दी जा रही थी, तो वहाँ पर अब ये कार्यवाही जो है वो शिक्षा की आगे नहीं चल पाएगी जब तक अगर इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है वो रद्द नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रियम, अब देखना ये होगा कि अब मदरसा बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर इसी फैसले को मानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया, 6 दिन की पुलिस रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा है। अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल के मामले में कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में पूछताछ की जाएगी। देखा जाएगा कि और क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। साथ ही 28 मार्च तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इस दौरान हालांकि वो अपनी पत्नी से रोजाना आधे घंटे मुलाकात कर सकते हैं और गृह सचिव से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस दौरान 28 मार्च को अब कोर्ट ने अगली तारीख दी है। इस मामले में फिर से अरविंद केजरीवाल अब 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के आगे पेश होंगे। दोपहर 2 बजे उनकी पेशी होगी। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, बड़ी अपडेट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे 4 शीर्ष नेता झूठे मुकदमों में जेल में हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा सौरभ भारद्वाज का कहना है। पार्टी के गुजरात प्रभारी यहां छापेमारी हो रही है। प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहां आज छापेमारी हो रही है। तो ऐसा बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज का आया। सौरभ भारद्वाज का साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो 4 बड़े नेता हैं, जो 4 शीर्ष नेता हैं, वो आज ईडी की गिरफ्त में है। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के यहां उनके घर पर भी आज ईडी ने छापा मारा है, जिसको देखते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान दिया।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से ईडी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, पहले हमने देखा किस तरह से सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद अब एक एक करके जो विधायक है उन पर भी, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भी कार्रवाई हो रही है। आज ही गुलाब सिंह के घर पर छापा पड़ा है ईडी का। ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके डिफेंस में आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने, और सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया, साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तौर पर हो रहा है। अजय, बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी ईडी की छापेमारी है, क्योंकि कल चार्जशीट में भी कहा गया था जिस तरह से ये पूरा लेन देन का मामला था, जिस तरह से पूरी रणनीति अपना बनाई गई थी, उसमें कुछ विधायक और मंत्री भी मौजूद थे। यानी कि अब उन विधायकों पर भी राजनीति शुरू हो गई है जो उस समय मीटिंग में मौजूद थे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस शराब नीति को लेकर तैयार किया गया, कुछ लोगों को फायदा उठाने की बात करी। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की जो समस्याएं अब वो बढ़ती नजर आ रही है। एक चीज और खुलासा हुआ कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने करीब कई फोन ऐसे डैमेज किए, जिसमें कि ऐसे 26 नाम है जिन्होंने 147 फोनों को डैमेज किया था, जिसका डाटा डिलीट किया था। ये कोर्ट में दस्तावेजों में डाला गया था। तो देखिए अरविंद के साथ पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर में जो कार्रवाई है क्या करेगी, क्या और खुलासा होने वाली, क्योंकि अब विधायक और मंत्री पर जो छापे पड़ेंगे तो वहीं लेकिन वहीं विरोध कर रही है जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस नेता वो भी विरोध कर रहे हैं। आखिरकार चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया, 2 महीने बाद भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि आज ही इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भी बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जाते जाते भी कह गए कि मेरा जीवन देश के लिए अर्पित है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक हंसी भी थी और एक दुख भी था। तो अब देखना ये होगा 28 तारीख को जब 2 बजे पेश होंगे दोबारा, तो ईडी रिमांड मांगती है आगे या फिर उनको राहत मिल पाएगी उसमें। अजय, जिस तरह से हमने देखा था जब 13 महीने पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, तब उन्होंने बोला था कि हम तो मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। और जब अरविंद की जी अजय बिल्कुल रिया, देखिए वही सवाल मनीष सिसोदिया ने कहा था, संजय सिंह ने भी यही बात कही थी कि हम खाली मोहरे, क्योंकि जिस समय अरविंद केजरीवाल पर और अजय जब फिर ईडी ने, जब कल राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई, तो ईडी ने यही बोला कि असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है। इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट के अंदर इन्होंने चैलेंज भी किया था हाई कोर्ट में एक दिन पहले कि अगर ईडी का सबूत है तो पेश किया, ईडी वो सबूत पेश किया। वही सबूत कल जब 28 पेशों के सामने पेश किया गया तो सीधा सीधा षड्यंत्र रचने वाले रचिता अरविंद केजरीवाल को कहा तो पूरा मास्टरमाइंड यही है। जो भी रणनीति बनाई गई थी, जो भी रणनीति तैयार की गई थी, पूरा अरविंद केजरीवाल वहाँ मौजूद थे, क्योंकि हवाला का पैसे का भी बात सामने जिक्र आई, जिसमें कई कविता ने कहा था मैंने 100 करोड़ रुपया वहां से ट्रांसफर करा। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो है लगातार झूठ बोलता है, लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट के अंदर सारे सबूत दे गए तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो 7 साल या 6 साल से पहले मिटने वाली है। लेकिन अब जो छापेमारी की जा रही है, जो बाकी और जो बच्चे हैं अभी इनके जो सहयोगी अब जो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार कहीं ना अब आम आदमी पार्टी विरोध भी कर रही है कि अभी चुनाव थे इसलिए इनको रोका गया है, 2 महीने बाद भी कर सकते थे। तो देखिए अब जो इंडिया गठबंधन है हो सकता है कुछ चेंजिंग हो जाए अब, क्योंकि राजनेता है, नेता कब दल बदल दे कब। अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, ऐसे में आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तरह से बोला कि मनी ट्रेल दिखाएं। मनी ट्रेल का सबूत कहाँ है? तो ईडी, क्या मनी ट्रेल को लेकर भी ईडी के पास कुछ सबूत हैं जो वो आगे जाकर सुनवाई? आम आदमी पार्टी के आतिशी जो विधायक थे, मंत्री बनी है, अब हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसे में उनके पास सबूत कुछ नहीं होता। अगर उनसे जब मांगे जाते हैं, जैसे ईडी पर आरोप लगाए थे, बीजेपी भी आरोप लगाते हैं, जब ईडी ने मांगा, जब कोर्ट ने मांगा तो उनके पास कोई ना था, तो साफ कहा है कि वो जो डाटा था ईडी ने डिलीट कर दिया। अब वही सवाल ईडी से दोबारा मांग रहे हैं कि वो सबूत दिखाइए, कौन सा पैसा कहाँ गया था, कितना पैसा था, जो कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसे में ईडी के पास पूरे का सबूत है जो कोर्ट में था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर इसमें बोल रहे हैं, लगातार मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारा साजिश है और चुनावों का मुद्दा है ताकि मोदी को हरा ना पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ही मोदी डरते हैं। ऐसा लगातार बयानबाजी की जाए, धरना प्रदर्शन हो सकता है। आज दिल्ली का कई जगह इस तरह से धरना प्रदर्शन किया क्योंकि वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, अब देखना यही होगा कि जब अब 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है तो क्या ईडी एक्सटेंशन की मांग करती है रिमांड की? क्या कोर्ट मंजूर करता है, रिमांड मिलती है, या फिर आगे आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।